नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की। हर साल 14 अगस्त का दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाता है। 14 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। 14 अगस्त 1947 की आधी रात भारत की आज़ादी के साथ देश का भी विभाजन हुआ और पाकिस्तान अस्तित्व में आया। पाकिस्तान मुस्लिम देश बना और इस विभाजन के चलते लाखों लोग विस्थापित हुए थे और बड़े पैमाने पर दंगे भड़के। देश का बंटवारा हुआ, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से नहीं। इसलिए 14 अगस्त 1947 की तारीख ने कई खूनी मंजर देखे। भारत का विभाजन खूनी घटनाक्रम का एक दस्तावेज बन गया। मजहब के आधार पर ना चाहते हुए भी लाखों लोग इस पार से उस पार जाने को मजबूर हुए। दंगे भड़के, कत्लेआम हुआ। जो लोग बच गए उनमें लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। विभाजन के चलते लाखों लोगों की जानें गईं। भारत पाकिस्तान विभाजन की ये घटना सदी की सबसे बड़ी त्रासदी में बदल गई। ये केवल किसी देश की भौगोलिक सीमा का बंटवारा नहीं, बल्कि लोगों के दिलों और भावनाओं का भी बंटवारा था। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसी दर्द को याद करने का दिन है, उन कारणों को समझने और जानने का दिन है जिसके चलते भारत की धरती का विभाजन हुआ। इस कार्यक्रम में आज हम बात विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में हैं। इतिहासकार कृष्णानंद सागर जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। कृष्णानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे पीएल मेहता जी से। पीएल मेहता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। पीएल मेहता जी भी उस समय के गवाह हैं, उस घटना के जब ये सब कुछ हो रहा था। कृष्णानंद सागर जी भी उस वक्त विस्थापित होकर भारत आए। क्या कुछ देखा, क्या घटनाक्रम था, और आज का जो विभीषिका दिवस के रूप में जो दिन मनाया जाता है उसके क्या मायने हैं, कैसे दोनों याद करते हैं आज के दिन को, क्या हुआ था, ये जानने समझने की कोशिश करेंगे। कृष्णानंद सागर जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा, क्योंकि आज से कई साल पहले जो कुछ घटा, जो शायद कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी कि भारत का इस तरह से विभाजन होगा, देश को आज़ादी इस तरह से मिलेगी, उन खूनी मंजर देखने को मिलेंगे। आप कैसे आज के दिन को, जो 14 अगस्त का दिन है, उसे कैसे याद करते हैं? देखिए, देश का जो बंटवारा हुआ जी, ये तो परिणाम है पिछले कई वर्षों की चल रही घटनाओं का परिणाम था। आमतौर पर लोग ये मान लेते हैं कि 15 अगस्त को ये हुआ और 15 अगस्त को ही सारा कुछ गड़बड़ियाँ वगैरह हुई। वास्तव में यह जो विभीषिका चालू हुई जी, विभीषिका चालू हुई 16 अगस्त 1946 से, और ये कोलकाता से शुरू हुई थी। जी, कोलकाता से शुरू हुई, उसके बाद फिर बंगाल में ही जो पूर्वी क्षेत्र था वहाँ हुई, उसके बाद बिहार में हुई, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश के गढ़गंगा में हुई, गढ़गंगा के बाद फिर ये दिसंबर 1946 में सीमा प्रांत के हजारा ज़िले में हुई, और ये दिसंबर और जनवरी 1 महीने तक चलती रही वहाँ पर। और उसके बाद फिर 5 मार्च 1947 को पूरे पंजाब में एक साथ हिंदुओं पर आक्रमण शुरू हुए। 15 अगस्त से 6 महीने पहले की बात है जी। और ये जो शुरू हुए, फिर ये कभी कम कभी अधिक, कभी कम कभी अधिक, ये मामला चलता ही रहा है। लेकिन ये जो 5 मार्च को जो शुरू हुआ, उसके बाद कुछ लोग स्थानों पर हिंदुओं ने भी प्रतिरोध करने शुरू किए, और वो जब प्रतिरोध करने शुरू हुए
उसमें एक घटना लाहौर की है। जी। लाहौर में एक स्थान, एक मुस्लिम बहुत बड़ी बस्ती है, राजगढ़ नाम से थी। तो जब कई जगह ये घटनाएं होती रहीं, लगातार चलती रहीं, तो लाहौर के कुछ लोगों ने सोचा कि भाई ये तो मामला बहुत आगे बढ़ता जा रहा है और इसलिए इसको रोकने का एक ही उपाय है कि इसका कुछ प्रतिकार किया जाए, और प्रतिकार ऐसा हो कि जिससे इनको संदेश मिले कि भाई हिंदू भी कुछ चूड़ियाँ पहनकर नहीं बैठे हैं, वो भी कर सकते हैं प्रतिकार। और इसलिए राजगढ़ जो थी बस्ती, मुस्लिम बहुत बड़ी बस्ती थी, और उस बस्ती पर मई के मध्य के लगभग की शायद बात है, हिंदुओं ने आक्रमण किया। और उस आक्रमण में ऐसा हुआ कि दोनों तरफ से उसको घेर लिया गया था और आधी रात्रि को वो आक्रमण हुआ था। उस आक्रमण से का परिणाम ये हुआ कि मुसलमानों को लगा कि ये तो पहली बार ऐसा हो गया, जी, हिंदू भी कुछ कर रहे हैं, तो बहुत सहम गए और इसका परिणाम सारे पंजाब पर हुआ। मई के अंत तक उसके बाद पंजाब में घटनाएं आमतौर पर नहीं हुई, कुछ छुटपुट घटना हुई होगी तो हुई होगी हिंसा की। मई से पहले खूब घटनाएं हो रही थी, लेकिन मई अंत तक मामला काफ़ी शांत हो गया। लेकिन दुर्भाग्य जो हुआ वो चालू हुआ फिर 3 जून से, 3 जून 1947 को। वो दुर्भाग्य हुआ कि हमारे जो नेता थे उस समय के, उन नेताओं ने मुस्लिम ये जो सारे वो चल रहे थे दंगे फसाद हत्याकांड, उन हत्याकांडों से डर कर और मुस्लिम लीग से और ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लिया और 2 जून को हस्ताक्षर कर दिए समझौते पर। 3 जून को समझौते की घोषणा हुई, जी, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं, 3 जून योजना भी कहते हैं। जी। अब ये जो 3 जून योजना, 3 जून की घोषणा में लोगों को पता लगा कि पाकिस्तान बनाना स्वीकार कर लिया गया है। उससे पहले ये कहा जा रहा है कि हम किसी भी कीमत पर पाकिस्तान स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे नेता कह रहे थे हम किसी भी कीमत पर पाकिस्तान स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन 3 जून की घोषणा में स्पष्ट कहा गया कि हम ये 15 अगस्त को भारत को 2 हिस्सों में बांट देंगे। यह घोषणा 3 जून को की गई। अब इससे क्या हुआ कि जो मुसलमान राजगढ़ की घटना से घबरा गए थे, उनको लग रहा था कि भाई हम भी मारे जा सकते हैं, क्योंकि राजगढ़ में कई लोग मारे गए, अग्निकांड पूरा हुआ था, तो उनको लगा यार हम भी मारे जाएंगे। तो वो जो मुस्लिम लीग भी जो पुनर्चिंतन पर आ गई थी कि हम क्या करें कैसा करें, उनको तो पूरा लाइसेंस मिल गया। अब तो तय हो गया कि पाकिस्तान बन जाएगा, पाकिस्तान मतलब मुस्लिम देश बन जाएगा, ये तय हो गया। जब तय हो गया तो सब मुसलमानों में वो जो डर बैठ गया था वो फिर से शेर हो गए, और इसलिए 3 जून के बाद फिर से आक्रमण शुरू हो गए जी, सारे पंजाब में। जी, बिल्कुल। मैं ये बता दूं, कृष्णानंद सागर जी और पीएल मेहता जी उन परिवारों से हैं जो विभाजन के समय वहां से विस्थापित होकर भारत किसी तरह उनके परिवार जान बचाकर भारत आए थे। दोनों बहुत उस समय छोटे थे और जो स्मृतियां हैं वो जाहिर तौर पर बहुत दर्दनाक हैं। वो बताती हैं कि किस तरह मजहब के आधार पर भारत का विभाजन किया गया। पीएल मेहता जी, मैं आपके संस्मरण जानना चाहूँगा कि जब हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की बात करते हैं जी, तो आप कैसे याद करते हैं इस दिवस को? क्या आपको याद आता है? क्या कारण थे, क्या पहलू थे? जो मेरे साथ घटनाएं हुई जी, वो घटनाओं को अब तक याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं पाकिस्तान में एक छोटे से गांव में रहता था। हमारी जॉइंट फैमिली थी, 14 फैमिली मेम्बर्स थे। हमारा घर बड़ा गांव जो है छोटा सा गांव था, जिसकी आबादी मैक्सिमम 3000 के लगभग होगी जी, लेकिन हिंदुओं के 6-7 परिवार थे सिर्फ। उसमें सबसे संपन्न परिवार हमारा था। हमारे पास उस समय 50,000 रुपया और 5 किलो सोना था। आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी अच्छा परिवार, संपन्न परिवार होगा। जी, जब पार्टीशन हुआ, मैं उस समय 4th क्लास में पढ़ता था। उर्दू का स्कूल था, वहीं पर
वो छोटा सा गांव ऐसा था जिसमें पोस्ट ऑफिस भी स्कूल में ही था। वो बच्चों के डाक दे दी जाती थी, बच्चे बांटने चले जाते थे। जी। जब पार्टीशन हुआ तो मुझे नहीं मालूम था कि पार्टीशन होता क्या है। मैं उस समय 10.5 साल का था, 4th क्लास में पढ़ता था। पार्टीशन होता क्या है मुझे नहीं मालूम था। जब 14 अगस्त को पाकिस्तान हिंदुस्तान बना तो मुस्लिम लीग ने वहाँ पर जुलूस निकाला। मैं जब स्कूल में था, स्कूल के बच्चे गए तो मैं भी साथ में वो लिया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उन्होंने लगाए, मैंने भी लगाने शुरू कर दिए। लेकिन घर आने के बाद में 5-7 दिन के बाद में घर में जब पूरी फैमिली बैठी, पिताजी और हमारे चाचा जी, छोटे चाचा जी सारे जब बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि पार्टीशन हो गया है, ये हिस्सा पाकिस्तान में आ गया है, हम लोगों को ये गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। हमारे पास कुछ समय बाद गांव के लोग आए कि आसपास के गांव में बड़ी फुसफुसाहट हो रही है और आपके ऊपर अटैक हो जाएगा और आपसे सारा पैसा भी लूट ले जाएंगे और आपको मार भी जाएंगे। तो गांव वालों ने ये कहा कि जी हम जब तक हम जिंदा हैं हम आपके ऊपर अटैक नहीं होने देंगे। पिताजी ने कहा ऐसी कंडीशन मैं नहीं लाना चाहता, हम लोग पार्टीशन हो गया, हम चले जाएंगे। लेकिन फिर भी ये डर रहा। वहाँ पर हमारे पिताजी के मित्र थे जो मुसलमानों के गुरु होते हैं, जिनको सैयद बोलते हैं जी। उन्होंने पिताजी को बुलाया, कहने लगे जी आप पूरी फैमिली के साथ मेरे घर आ जाओ, मेरे घर के ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा। तो हम लोग वहाँ चले गए, 1 हफ्ता वहाँ रहे। फिर बलोच मिलिट्री आती थी। पिंडाना खान एक डिस्ट्रिक्ट जेलम का तहसील थी, वहाँ पर कैंप बना रहे थे जी। तो वहाँ पर सारे गांव से हिंदुओं को इकट्ठा करके कैंप में इकट्ठा करके भाई यहाँ से ट्रेनों में इंडिया भेज दिया जाएगा। हमारे पिताजी को एक बहुत उनके ख़ास मित्र थे, वो कहने लगे जी बलोच मिलिट्री मैंने सुना है आपसे रास्ते में पैसा छीन लेगी जी। आपका सोना भी छीन लेगी, पैसा भी छीन लेगी। तो पिताजी ने एक बंडल बनाया पैसों का और सोने का, कहने लगे ये आप रख लो, हमें कल कैंप में दे जाना। हम लोग ट्रकों में, पिंडाना खां वहाँ से कोई 25-30 किलोमीटर था जी। वहाँ हम पहुँच गए। पहुँचने के बाद में पिताजी ने अपने रिश्तेदारों से बात करी कि ऐसे ऐसे हम पैसा वहाँ छोड़ आए हैं। तो उन्होंने कहा वो पैसा आपका नहीं आएगा। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि अगले दिन सुबह हमारे उठने से पहले ही वो आदमी एक घोड़े के ऊपर खुद आया, एक घोड़े के ऊपर राशन लोड किया वो 1 महीने का, वो सारे पैसे हमें दे गया, 1 महीने का राशन दे गया और ये कह गया कि अगर आप, मुझे पता लगेगा कि अगर आप 1 महीने से ऊपर रहे यहाँ पर तो दोबारा मैं आऊँगा, आपको राशन दे जाऊँगा। हम लोग वहाँ कैंप में रहने के बाद में गाड़ियों का इंतज़ाम किया गया जी। पहली गाड़ी जो थी वहाँ से चली, उसमें उन्होंने ये अनाउंस किया कि सारे सरदारों की गाड़ी जो है ना, सब पहले सरदार इसमें जाएंगे, अगर स्पेस बच जाएगी तो हिंदुओं को भी भेज देंगे। उसमें जगह थी, लेकिन पिताजी ने कहा कि सबसे पहले सरदारों के ऊपर अटैक होता है जी। पाकिस्तान में मैक्सिमम अटैक जो हुए हैं मुसलमानों के ऊपर ज़्यादा हुए हैं, हिंदुओं के ऊपर उससे कम हुए हैं। हिंदू सब, अगर मुसलमान देखता था एक सरदार है और एक हिंदू है तो पहले सरदार को मारता था वो जी। क्योंकि सरदारों से उनको थोड़ा सा डर ये लगता था कि ये हमारे ऊपर जी। हमारे ऊपर जो है ना ये अटैक भी कर सकते हैं तो अगर मिल गए। पीएल मेहता साहब, मैं जानता हूं कि आप लोगों ने जो उस विभीषिका को देखा है, झेला है, तो एक लंबी दर्द की गाथाएं आप लोगों के पास हैं, लेकिन आप मुझे बता रहे थे कि वो ट्रेन का, जब आप ट्रेन से आए जिसमें लोगों को काट कर पाकिस्तान से जो ट्रेन भेजी गई थी उसमें आपका परिवार भी था शायद, ऐसा है? वो घटना क्या? वहाँ से पहली ट्रेन जो सरदारों की चली, दूसरी ट्रेन में हमको जगह नहीं मिली जी। तीसरी ट्रेन के लिए उनके पास बोगी नहीं थी। मालगाड़ी के ऊपर डब्बे, उसमें 100-125 आदमी बिठा के बिस्तर नीचे रखा हुआ, सामान नीचे रखा हुआ, उसके ऊपर बैठे हुए, इस तरह बिठा के उन्होंने वहाँ से ट्रेन चला दी 23
सितंबर 1947 को। सुबह चली, शाम को एक कामुकी स्टेशन पर आके रुकी। जी। जब काफ़ी देर खड़ी रही तो हम लोगों ने पूछा भाई ट्रेन आगे क्यों नहीं जा रही। क्या लगे जी अभी ट्रेन का हमें ऑर्डर नहीं हुए डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला से, वो ऑर्डर होगा तब आपकी ट्रेन जाएगी। सारी रात ट्रेन हमारी वहाँ पर खड़ी रही जी। और रात में हमें ये महसूस होता रहा कि ट्रेन के साइडों में जो मारने वाले हैं तरछे हथियार लेके आगे ट्रेन को देखते हुए आगे जा रहे हैं, वो आउटर सिग्नल पर जाके बैठ गए रात को। सुबह गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट से पुलिस आई, उन्होंने ये कहा कि आपके पास जो भी हथियार है जी। आप दे दो, तभी आप भारत जा सकते हैं। जी। सब ने हथियार दे दिए। हथियार देने के बाद में पुलिस ने कहा जी आगे हमारे इससे आगे जो है ना मॉब है, उनको हम हटाने जा रहे हैं। जी। उन्होंने हटाना क्या था, उनको बुला लाए, अब आप इनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। हमारे साथ बलोच मिलिट्री थी, बलोच मिलिट्री ने कोई हेल्प नहीं करी उन हमें सेव करने की। और उस ट्रेन में लोगों का कत्लेआम कर दिया गया। हाँ, जब ट्रेन में सबसे पहले उन्होंने यंग लड़कियां निकाली, जवान लड़कियों को निकाला। उसके बाद में उन्होंने लूट रहा कि जो कुछ है आप दे दो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। सारा पैसा जब लूटने के बाद में जब वो उनको ये उम्मीद हो गई कि अब किसी के पास कुछ नहीं है, तो उन्होंने ऐसे काटा जैसे ट्रेन में गन्ने की बोगी में गन्ने को काटते हैं, ऐसे तलवारें थी, बर्छें थे, लाठियाँ थी। मेरे 14 फैमिली मेम्बर्स थे उसमें। जी। एक हमारी ट्रेन में लगभग 3000 के लगभग आदमी थे, जिसमें उन्होंने 12 बजे से लेके 4 बजे तक ऐसी मार काट करी कि वो जब थक गए तो वो थोड़ी दूर चले गए। उन्होंने मिलिट्री से कहा कि ये हम जो बचे हुए हैं इनको प्लेटफॉर्म पर ले आओ जी। इनको हम प्लेटफॉर्म पर मार देंगे। जब प्लेटफॉर्म पर हम लोग गए तो हम बिल्कुल साइड में ट्रैक के साइड में रेलवे लाइन थी। जी। बिल्कुल पीएल मेहता जी, मैं जानता हूं जो उस ट्रेन का जो वाकया है कि जिसमें लोगों को काट के उन ट्रेनों को भारत भेजा गया, जाहिर तौर पर विभाजन विभीषिका जब स्मृति दिवस की हम बात करते हैं तो ये घटनाएं रोंगटे खड़े कर देती हैं कि मजहब के नाम पर कैसे भारत का विभाजन करा गया। लेकिन सवाल उठता है कि इस विभाजन के लिए जिम्मेदार था कौन, किसने ये विभाजन और इस तरह की हिंसा, क्योंकि अहिंसा पर जो देश आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था उसमें हिंसा ऐसे कैसे हो गई कि भाई भाई का दुश्मन हो गया, मजहब के नाम पर इस तरह कत्लेआम। कृष्णानंद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस बात को, क्योंकि ये आज की पीढ़ी को जानना चाहिए कि विभाजन, जो देश अहिंसा की लड़ाई लड़ रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, वो बुनियाद कैसे पड़ी, कौन जिम्मेदार है उसके लिए कि देश का विभाजन हुआ, इस तरह कत्लेआम हुआ। देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि वास्तव में विभाजन में 3 पार्टीज थी जी। एक थी ब्रिटिश सरकार जी। एक थी मुस्लिम लीग जी। और एक थी कांग्रेस। जी। कांग्रेस हिंदुओं की प्रतिनिधि संस्था थी, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस ऐसा नहीं मानती थी। कांग्रेस में मुसलमान तो केवल इन्हें गिने थे जी। लेकिन वो दावा यह करते थे कि हिंदू और मुसलमान दोनों की प्रतिनिधि संस्था हैं। मुस्लिम लीग मुसलमानों की प्रतिनिधि संस्था थी और वो ये दावा भी करती थी और ये वास्तविकता भी थी। तो इन तीनों में समझौता हुआ और वो जो समझौता हुआ वो 3 जून वाला जो मामला हुआ। अब ये जो समझौते में से पहले कांग्रेस के नेता जो थे, यानी हिंदू नेता जो थे, वो बड़े दावे कर रहे थे कि हम किसी भी रूप में विभाजन नहीं होने देंगे। लेकिन ये जो रक्त की नदियाँ 16 अगस्त से चालू हुई और कलकत्ता से चलती चलती और सीमा प्रांत तक पहुँच गईं,
इससे ये लोग घबरा गए और फरवरी मार्च में ही इनकी मनोभूमिका बन गई थी कि हम विभाजन स्वीकार कर लें। 5 मार्च की जो मैंने बात कही है जी। सारे पंजाब में हुआ, अमृतसर में भी हुआ और आधा अमृतसर जल गया था। मैं जब कसूर से अमृतसर आया, मैंने आधा अमृतसर जला हुआ देखा जी। तो उस समय कोई मार्च मध्य में जवाहरलाल नेहरू जी। अमृतसर आए। तो उस समय हिंदुओं का एक जो था शिष्टमंडल वो उनको मिलने के लिए गया। उससे पहले जवाहरलाल ने सारा दौरा वगैरह किया जी। तो अमृतसर में एक है कटला जैमल सिंह, वो पूरा जल गया हुआ था। उसको जब देखा उन्होंने, जवाहरलाल जी ने, तो उनकी टिप्पणी थी उस समय, ये तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई बम ब्लास्ट हुआ हो। मतलब पूरा का पूरा वो जो था ध्वस्त हुआ पड़ा था, वो पूरा का पूरा मोहल्ला, काफ़ी बड़ा क्षेत्र था वो। तो बाद में जब हिंदू मिलने के लिए गए जवाहरलाल जी को, तो उन्होंने कहा जी ये सब है तो कुछ करिए। तो हम क्या कर सकते हैं? जवाहरलाल जी का उत्तर था कि भाई अब हम ऐसे नहीं कुछ कर सकते, ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हम खुद कर लेंगे, आप हमें हथियार दीजिए। हिंदुओं ने कहा आप हमें हथियार दीजिए, हम खुद अपनी रक्षा कर लेंगे। ये कैसे हो सकता है? जवाहरलाल जी का उत्तर था अगर हथियार आपको देंगे तो फिर मुसलमानों को भी देना पड़ेगा हमें। तो एक उनमें से थे, वो बहुत क्रुद्ध हो गए, क्रुद्ध होकर बोले कि ठीक है, अगर आपको और कुछ नहीं मिलता तो हमें जहर ही दे दीजिए, हम उनसे मरने की वजह खुद मर जाए, आत्महत्या कर लें। अब शायद जवाहरलाल जी ये सुनने के लिए तैयार नहीं थे, अकस्मात की बात है। तो वो एकदम सहम गए और थोड़ी देर के बाद बोले, कह रहे भाई देखो ऐसा है, चिंता मत करो, हमने इसका इलाज सोच लिया है। ये मार्च मध्य में जवाहरलाल कह रहे हैं जी। हमने इसका इलाज सोच लिया है। कि जी क्या इलाज? कि हम पाकिस्तान स्वीकार कर लेंगे। ये अमृतसर में मार्च मध्य में जवाहरलाल नेहरू ने कहा है उस हिंदू शिष्टमंडल के सामने। तो इनकी मानसिकता ये बन गई थी, जो आक्रमण हो रहे थे हिंदुओं पर, उन आक्रमणों को रोकने की बजाय, उन आक्रमणों के होते हुए कुछ वीरता के शब्द प्रयोग करने की बजाय, कुछ प्रतिक्रिया करने की बजाय कायरता इनके मनों में समा गई थी। और इसलिए फिर अंत में उन्होंने पाकिस्तान स्वीकार कर लिया, जो 3 जून की बात हुई। अब प्रश्न ये होता है कि जैसा मैंने बताया कि राजगढ़ वाली बात जो थी, जब हिंसा हो रही है, जगह जगह हत्याकांड हो रहे हैं और हत्याकांड एक पक्षीय हो रहे हैं, तो उसका इलाज क्या है? तो लोहे को लोहे से काटा जाता है। वो बात जो उस समय के नेता थे, यानी कांग्रेस वाले नेता थे उस समय, उन नेताओं के दिमाग में आ ही नहीं रही थी, क्योंकि पिछले 25-26 वर्षों से जो अहिंसा 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 जी के पाठ उन्होंने पढ़ रखे थे, वो उनकी नसों में समा गए थे। और इसलिए किसी भी प्रकार का पराक्रम करने की बात ही उनके हृदय में आती ही नहीं थी, ना दिल में ना दिमाग में। सिवाय भयभीत होने के और कुछ भी उनके पास इलाज नहीं था, और इसलिए डर कर उन्होंने पाकिस्तान स्वीकार किया। और इस डर के कारण मुस्लिम लीग के जो लोग थे वो सब और अधिक शेर बन गए। जो विभाजन हो गया, मैं उस समय कसूर में था। ये कसूर लाहौर ज़िले की तहसील है और ये फिरोजपुर के जरा नज़दीक पड़ता है। कसूर रेलवे स्टेशन पर 18 अगस्त 1947 जी को जो लाहौर से ट्रेन आई, उस शाम को कोई 4:30 बजे के लगभग उस ट्रेन पर मुसलमानों ने एकदम धावा बोल दिया कसूर रेलवे स्टेशन पर। जैसे ही वो आकर रुकी, कसूर शहर में सुबह जो मुस्लिम मोहल्ले थे, उन मोहल्लों में
मुसलमानों ने हिंदुओं पर आक्रमण शुरू कर दिए थे। वो सुबह से 9 बजे से शुरू कर दिए थे और वो आक्रमण करते इसलिए दिन भर से हिंदू भी घरों से निकल कर स्टेशन पर आ रहे थे। सारा दिन स्टेशन पर आते इसलिए प्लेटफार्म भर गया था। दोपहर को मैं वहाँ से, हमारा परिवार वहाँ से गुजरा है प्लेटफार्म से, और हमने वो सब देखा है दृश्य उस प्लेटफार्म का। तो लेकिन ट्रेन आई शाम को 4:30 बजे, और जैसे ही ट्रेन आई तो पहले से योजना उनकी थी। तो सशस्त्र मुसलमान शहर की तरफ से आकर स्टेशन पर छा गए और एकदम ट्रेन के रुकते ही डिब्बों में चढ़ गए। कुछ ने प्लेटफार्म पर कत्लेआम शुरू कर दिया, कुछ ने डिब्बों में जाके कत्लेआम शुरू कर दिया और ट्रेन काट दी गई। मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। यह कसूर रेलवे स्टेशन की बात है। ये स्थितियाँ अनेक स्थानों पर हुई हैं। कसूर से अगर लाहौर जाएं तो कसूर के बाद एक स्टेशन पहले आता और उसके बाद अगला स्टेशन जो है जी, वो उस स्टेशन पर 3-4 गाड़ियां कटी हैं ये कसूर कांड के बाद, जो लाहौर की तरफ से आ रही थी या इधर मुल्तान साई रायगंज से आ रही थी। 3-4 गाड़ियां कटी हैं। तो ऐसी अनेकों गाड़ियां कटी हैं जी। लगभग मैंने जो विभिन्न लोगों से अध्ययन किया, लोगों से 52 ट्रेन्स की लिस्ट तो मैंने बनाई है जो जिन पर मुसलमानों ने हमला किया और जो ट्रेन्स काटी गई हैं मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं की। जाहिर सी बात है, भारत विभाजन के नाम पर, धर्म और मजहब के नाम पर यह कत्ले आम हुआ। इसलिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हमें कई चीज़ों को याद करने का मौका देती है, उन घटनाओं को जानने समझने का मौका देती है। सबक क्या है इस घटना का? क्या सबक लिया हमने? सबक कुछ नहीं लिया जी हमने। अब जो हालात हैं उससे कोई सबक नहीं मिल रहा। जितनी आबादी माइनॉरिटीज़ की बढ़ रही है उस हिसाब से हम कोई सबक नहीं ले सकते जी। और मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि पार्टीशन के समय जब हम ट्रेन में अटैक हुआ तो मुझे चाचा ने अपनी छाती के नीचे छुपा लिया, उनको तलवार से मारा गया। उसका तलवार का अगला पोर्शन मेरी भी गर्दन पर लगा हुआ है, अभी भी निशान है। उनका सारा खून मेरे ऊपर गिरता रहा। वो कमीज़ उतार के मुझे जब प्लेटफॉर्म पे पहुंचा तो मुझे फेंकनी पड़ी। 24 घंटे में बगैर कमीज़ के रहा हॉस्पिटल। जब गए हॉस्पिटल 400-500 आदमियों को हिंदू मिलिट्री ने शिफ्ट किया गुजरांवाला में। वहाँ पर जो सीनियर स्टाफ था उन्होंने कोई परवाह नहीं करी पेशेंट्स की और उनको मरने के लिए छोड़ दिया। वहाँ 400-450 में 100 आदमी और मर गए। 300 आदमी बचे। हमें अगले दिन इंडिया लाना था लेकिन फ्लड आ गए, सड़क टूट गई। हमें 15 दिन वहाँ रहना पड़ा। एक रोटी सुबह और एक शाम को मिलती थी। इस बीच में 4-5 दिन के बाद में आरएसएस को पता चला, गुजरांवाला में आरएसएस की शाखा लगती थी। वो गोलियां चलते हुए उस एरिया में से निकल के आए, हमारे लिए कपड़े लाए, राशन लाए, और इस हिसाब से हम लोगों को वहाँ से 15 दिन बाद हमें वहाँ से शिफ्ट किया गया बाई ट्रक अमृतसर। जी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हमें इस बात के चिंतन का मौका देता है कि दरअसल भारत की जो आज़ादी है वो किस आधार पर हुई, उसके लिए त्याग जो करना पड़ा भारत की धरती को, भारतवासियों को, वो कितना गंभीर था, कितना गंभीर मुद्दा था ये। इसीलिए हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विभाजन के समय जो पाकिस्तान बना वो क्यों बना, ये पाकिस्तान शब्द कहाँ से आया, इसको भी मैं समझने की कोशिश करूँगा। लेकिन सबसे अहम मुद्दा ये है, जो पाकिस्तान से अपनी जान बचाकर अपने परिवार के साथ भागकर भारत आए, उनका जीवन आगे कैसे बीता। जो शरणार्थी थे उनके जीवन का क्या हुआ, क्या सरकारों ने उस समय मदद की, कैसे उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। पीएल मेहता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस पहलू को। आप अपना सब कुछ गंवाकर, जान बचाकर पाकिस्तान से परिवार के साथ अपने भारत आ गए। आगे का जीवन कितना कष्टकारी रहा, आगे का जीवन कैसे बढ़ा? पार्टीशन के बाद जब हम लोग लाहौर पहुँचे, अमृतसर पहुँचे जी,
तो वहाँ 2-3 दिन हम कैंप में रहे। ट्रेन में 11 आदमी अपने परिवार के मेंबरों को खो चुके थे। हमारे जो बच के आए थे, मैं, पिताजी और एक चाचा की लड़की थी, हम तीनों थे सिर्फ। अब ये सोचा कि अब कहाँ जाएंगे, लेकिन हमारी किस्मत कुछ ऐसी अच्छी थी कि मेरे मौसा जी जो थे उस समय पाकिस्तान में एसपी पुलिस थे रावलपिंडी के जी। उनको एसपी पुलिस अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में लगा दिया गया। तो हमें जैसे ही मालूम हुआ तो हम अम्बाला आ गए। अम्बाला में हम लोग रहे कुछ दिन। उसके बाद में हमें ये मालूम हुआ कि हमारे भाई साहब जो है वो मेरे से 14 साल बड़े थे जी। वो आर्मी में थे रावलपिंडी में। मेरी माताजी, मेरे भाई साहब की वाइफ, एक उनका बच्चा, वो रावलपिंडी से बाई एयर दिल्ली आ गए थे। वो आर्मी में डिफेंस सर्विसेज में थे। तो वो हमें ढूंढते हुए अम्बाला पहुंच गए। तो हम लोगों को अम्बाला वो मथुरा ले गए। मथुरा उनकी पोस्टिंग थी। तो शुरू में हम लोग कुछ दिन मथुरा रहे। मथुरा से हमें, हालांकि भगवान की नगरी है जी। लेकिन उस शहर से हमें, हमारे परिवार को नफ़रत हो गई। उसका कारण ये था कि हमारे भाई साहब का दूसरा बच्चा हुआ तो सारे मोहल्ले की औरतें जो हैं वो आ गई कि आप बच्चा तो पाल नहीं सकोगे, ये हमें दे दो। हमारे माताजी को बहुत गुस्सा आया जी। उन्होंने उनको भगा दिया। फिर भाई साहब ने कहा कि हमने मथुरा रहना ही नहीं है। वहाँ से उन्होंने रुड़की ट्रांसफ़र करा ली। रुड़की ट्रांसफ़र होने के बाद में मेरी स्कूलिंग रुड़की हुई। स्कूलिंग के बाद में मैंने कॉलेज जो है ना, मेरठ कॉलेज से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन तक किया। अपना 15 साल की उम्र से मैंने कमाना शुरू किया। वो ऐसे शुरू किया कि मैं अपने एक रिश्तेदार के पास जलंधर गया हुआ था। एक प्रोफेसर साहब ने मुझे बुलाया कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि इंग्लिश से की बजाय हिंदी में आप हिस्ट्री की किताबें छापो। तो वो मुझे 2 रुपये घंटा देते थे। हिंदी वो बोलते जाते थे, मैं लिखता रहता था। इस तरह से 2 रुपये घंटे के हिसाब से 5-6 घंटे डेली उनके पास काम करता रहा। फिर पढ़ाई के समय में मैंने ट्यूशन शुरू करी। पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैंने ट्यूशन करके अपना जी पढ़ाई करी। सिर्फ हमें पार्टी एज ए रिफ्यूजी हमें और कुछ नहीं मिला। सिर्फ मेरठ कॉलेज में मैं जब पढ़ता था वहाँ पर 16 रुपये फ़ीस होती थी, रिफ्यूजी की उन्होंने 8 रुपये कर दी थी। सिर्फ वो मुझे 5-6 साल का मुझे एडवांटेज मिला। बाकी कुछ एडवांटेज हमने गवर्नमेंट से नहीं लिया। हालांकि पीछे पाकिस्तान में हमारा मकान जो था लगभग 1 एकड़ में था। आधे एकड़ में अब भी मुसलमानों लड़कियों का स्कूल बनाया हुआ है, जो कि मुझे अभी तक, मेरे पास अभी तक किसी ने फ़ोटो भेजी है। वहाँ बाकी एक पोर्शन में उन्होंने ये इंडिया से जो रिफ्यूजी गए थे उन्होंने उसको अलॉट किया हुआ है। सारी फ़ोटोज़ जो है वो मुझे अब तक याद है, खिड़की तक याद आ जाती है, देख के आंसू आ जाते हैं। और मेरठ कॉलेज से पढ़ने के बाद में मैंने DCM में नौकरी करी। 15-16 साल मैंने जॉब करी जी। उसके बाद में फिर मुझे बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिली। मैं दिल्ली में अब अपना बिज़नेस करता हूँ जी। जाहिर तौर पर आपकी शरणार्थी से जो पुरुषार्थी की यात्रा है वो अपने में एक प्रेरणा देने वाली है कि पाकिस्तान में सब कुछ होते हुए, मजहब के नाम पर भारत का जो विभाजन हुआ उसमें अपना सब कुछ खोकर, सब कुछ गंवाकर, जान बचाकर आप भारत आए और आपने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। जाहिर सी बात है, भारत की मिट्टी थी पाकिस्तान, उसकी याद आएगी जहां आपका बचपन बीता, जहां आपने उस घर को आपके माता पिता ने बनाया, उसे छोड़ना पड़ा, वो दर्द है। और इसीलिए विभाजन विभीषिका पर हम उस दर्द को याद करते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं, सबक लेते हैं ताकि भविष्य में ऐसा नहीं हो। लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में भी है, बहुत लोगों के मन में भी होगा कृष्णानंद जी, कि हम बात पाकिस्तान की सुनते हैं। पाकिस्तान ये शब्द आया कहां से? बात तो होती थी मुस्लिम होमलैंड की बात होती थी, क्या इसका इतिहास है? 1900
30-31 में जी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में, जी उसमें वहीं का एक छात्र था रहमत अली, उसने एक पैम्फलेट छपाकर बांटा था वहाँ सबको, और उसमें सबसे पहले शब्द आया पाकिस्तान। जो भारत में मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, जी उसने बाकायदा मानचित्र बनाया था। मानचित्र में देखकर ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं और ये सब मिलकर पाकिस्तान बनना चाहिए। तो पाकिस्तान में से PAKISTAN जी ये था, तो हर अक्षर का एक क्षेत्र था, तो उससे वो उन्होंने वो किया है। तो अब जैसे P पख्तूनिस्तान, पख्तूनख्वा, जी ऐसे ही A से N से TAN से ये एक एक शब्द वो था। तो ये इसमें हैदराबाद का क्षेत्र भी आ गया, इसमें केरल भी आ गया था, बंगाल आ गया वगैरह, ये सब उसने, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ कि ये इन अक्षरों से उसने वो सब बनाया था। तो सबसे पहले शब्द, लेकिन उस समय तो कोई ज़्यादा ध्यान किसी ने दिया नहीं। 1930 में जब ये मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ लाहौर में, जी तो उसकी अध्यक्षता की थी ये जो कवि थे, क्या नाम उसका, इकबाल। उसने सबसे पहले मुसलमानों के लिए अलग कुछ होना चाहिए, ये सबसे पहले उस इकबाल ने मांग किया। इसके बाद 1940 में जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, शायद 23 मार्च को था वो अधिवेशन, जी उस अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा अधिकृत रूप से, उस प्रस्ताव में ये कहा गया कि मुसलमान जो हैं इनका हिंदुओं से कुछ भी समान नहीं है। जी ये बड़े स्पष्ट रूप से उसके अंदर कहा गया। ना रहन सहन, ना खान पान, ना इतिहास, ना आइडियल्स, ना आइडियोलॉजी, कुछ भी समान नहीं है, और इसलिए हमें अलग से मुस्लिम होमलैंड चाहिए, हम हिंदुओं के अंडर नहीं रह सकते। यह 23 मार्च 1940 का प्रस्ताव है मुस्लिम लीग का। तो उसमें शब्द प्रयोग मुस्लिम होमलैंड है। इसके बाद इसके कोई लगभग जब ये प्रस्ताव पारित हुआ तो उस समय ही किसी ने गांधी जी वर्धा में थे उस समय, वर्धा में जहाँ भी होंगे, तो बताया किसी ने कि ऐसा ऐसा मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पारित किया है। तो गांधी जी की जो त्वरित प्रतिक्रिया थी, जी ये सुनते ही, भाई यानी अलग होमलैंड चाहिए, मतलब 2 टुकड़े वाली बात आ गई सीधी सी। तो उन्होंने कहा भाई गांधी के टुकड़े कर दो। ये त्वरित प्रतिक्रिया थी गांधी जी की। लेकिन उसके कुछ दिन बाद जो हरिजन का अंक निकला है अप्रैल में शुरू में, जी उस अंक में गांधी जी का जो लेख है, उस लेख में गांधी जी ने ये कहा है कि भाई मेरे पास ऐसा कोई अहिंसात्मक साधन नहीं है कि जिससे मैं इन लोगों को समझा सकूं। जी दूसरी बात उन्होंने कही कि भाई ये जो लोग हैं देश के, अगर 8 करोड़ 9 करोड़ मुसलमान
अगर अलग रहना चाहते हैं, अलग मांग करते हैं, तो उनको इसका अधिकार है। ये गांधी जी ने 1940 में लिखा है हरिजन के लेख में, तो उनको इसका अधिकार है। और बंटवारा होता ही है परिवारों का, तो बंटवारा है। तो इस प्रकार से जो ये कहा जाता है कि गांधी जी अंत तक विभाजन का विरोध करते रहे, ये ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत है। सबसे पहले उन्होंने ही 1940 में इसको स्वीकार, सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी। जी। एक अब ये तब तक पाकिस्तान शब्द नहीं है, ना कांग्रेस में ना मुस्लिम लीग में। इस प्रस्ताव को लेकर फिर भिन्न भिन्न कांग्रेस नेताओं ने जो जगह जगह स्टेटमेंट्स दिए या भाषण दिए, उनमें कांग्रेस नेताओं ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया है, मुस्लिम लीग ने नहीं। ये ध्यान में। अच्छा। उन कांग्रेस नेताओं ने, यानी हिंदू नेताओं ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया है, और इसलिए इन कांग्रेस नेताओं ने उसे पाकिस्तान प्रस्ताव नाम दिया। ये बाद में जिन्ना ने भी कहा, और जो उस समय पंजाब का मुख्यमंत्री था सिकंदर हयात खां जी, उसने भी पंजाब असेंबली में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि हमने तो पाकिस्तान की बात की ही नहीं थी, ये तो आप लोगों ने, यानी वो कांग्रेस वालों को उन्होंने कहा कि ये तो आप लोगों ने नाम दिया उसे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ये नाम दिया हुआ कांग्रेस का है अधिकृत रूप से। जी। अब उसने, रहमत अली ने जो कहा उसका तो किसी ने कुछ मतलब मुस्लिम लीग का जो प्रस्ताव था, हाँ, उसमें मुस्लिम होमलैंड की बात थी, मुस्लिम होमलैंड, पाकिस्तान शब्द नहीं था। पाकिस्तान शब्द नहीं था उसके जी, अंदर। जी, एक बड़ा ऐतिहासिक तथ्य आपने आज स्पष्ट करके बताया। जी। तो अब मुख्य बात यह है कि मुस्लिम लीग बात तो करती मुसलमान के रूप में ही। जी। वो मुसलमानों की प्रतिनिधि संस्था थी, और मुसलमानों के लिए अलग लैंड चाहिए, बात सीधी सी ये थी। तो बाद में उसको नाम दे दिया पाकिस्तान, और नाम कांग्रेस ने के लोगों ने दिया, लेकिन वो फिर बाद में धीरे धीरे वो पाकिस्तान, फिर मुस्लिम लीग भी उसको पाकिस्तान शब्द ही प्रयोग करती रही जी, अंत तक। जाहिर सी बात है, इतिहास की कई घटनाएं ऐसी हैं जो हमें स्मृति दिलाती हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन था उसके कई पहलू हैं जिसे जानने समझने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं पीएल मेहता साहब, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चर्चा कर रहे थे। 100 साल हो रहे हैं इस स्वयंसेवी संगठन को अपनी यात्रा के, जो भारत की 1925 से शुरू हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक की यात्रा और भारत के विकास के साथ आगे बढ़ी है। विभाजन के समय, स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो भूमिका रही, जिसका उल्लेख आप कर रहे थे, वो कैसी रही, क्या रही? देखिए, उस समय पाकिस्तान में शाखाएं लगती थी, ये मैंने सुना था, मैं क्योंकि मैं तो सारा ज़्यादा घूमा फिरा नहीं इधर उधर। लेकिन परेशानी के समय उन्होंने जो हेल्प हमारी करी है हॉस्पिटल में आके, वो सारी जीवन में भूल नहीं सकता जी। उन्होंने इतनी मुश्किल से निकल के, वहाँ पर झगड़े चल रहे थे हिंदू मुस्लिम के, उसमें से निकल के आना बड़ा मुश्किल था। उसमें निकल के आके हमारे लिए कभी कपड़े ले आते थे, कभी खाना ले आते थे, क्योंकि हमें हॉस्पिटल में तो सिर्फ एक रोटी मिलती थी, एक रोटी पर पर्सन। उन्होंने बहुत हेल्प करी। मैं तो ये समझता हूँ कि आरएसएस जो शाखाएं लगती हैं, ये भारत के निर्माण में काफ़ी योगदान दे सकती हैं। जी, भारत के योगदान काफ़ी दे सकती है। जी, जाहिर सी बात है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? देखिए, संघ का उस समय बहुत बड़ा, शब्द कहना शायद उपयुक्त नहीं रहेगा, सबसे बड़ा योगदान है। कैसे, क्या? जो मैंने बताया आपको कि 5 मार्च को पंजाब में सब में होने लग पड़ा था, हिंदुओं पर आक्रमण शुरू हो गए थे। जी। तो उस समय ही सबसे बड़ा
कांड हुआ था रावलपिंडी में, बहुत हुआ था। तो उसके बाद फिर लाहौर में बाकायदा ये सब दिखाई दे गया कि अब आगे मामला जो है काफ़ी विस्तृत हो रहा है और सब जगह ही मामला खबर है, तो कुछ ना कुछ हमें विचार करना चाहिए। तो उसमें लाहौर में एक बैठक हुई बाकायदा, और उसमें फिर ये तय हुआ कि कुछ भी स्थिति बने, उस स्थिति को संभालने के लिए हमारी सामर्थ्य चाहिए, हमारी पहले से कुछ तैयारी चाहिए जी। तो उसमें कई विभाग बनाए गए, और उसमें एक विभाग बनाया गया ये शमशान विभाग, लोग अगर मारे जाएं तो उनको जलाने वाले चाहिए जी। फिर ये भी चला कि अगर कहीं कुछ हमला होता है तो शस्त्र चाहिए, तो शस्त्र विभाग बनाया गया, प्राप्त करने चाहिए इधर उधर से, कहीं से भी जहाँ से मिल सकें। फिर इसके साथ ही लोग घायल होंगे तो घायलों की सेवा के लिए बाकायदा ये डॉक्टर्स की टीम्स बनाई गई, रेड क्रॉस में, वो कई विभाग ऐसे बनाए गए हैं जगह जगह। फिर यह है कि इस सब के लिए साधन आने जाने की चाहिए, तो वाहन विभाग भी बनाया गया, उसके लिए वर्कशॉप बनाई गई। ये सब उस समय लाहौर में ही, ये मार्च अप्रैल में ही काम शुरू किया गया जी। मुस्लिम लीग जो थी, ये जो द्वितीय विश्व युद्ध जैसे समाप्त हुआ, तो जब समाप्त हुआ तो उसके बाद ये जो अमेरिकन सेनाएं इधर काफ़ी थी, पंजाब साइड में आई हुई थी, वो जब वापस गई तो वो अपने सारे वाहन हथियार वगैरह यहीं छोड़ गए, और वो सारे के सारे जो थे वो हम तब उन्होंने नीलाम कर दिए थे। तो मुस्लिम लीग ने वो बहुत सारे खरीद लिए थे हथियार। तो अब ये पता लगा, तो अब उस नीलामी में फिर कुछ संघ के संदिग्ध भी पहुँचे, उन्होंने भी ले लिए। तो बहुत सारी जीपें, बहुत सारे ऐसे अन्य चीज़ें, ये उन जो अमेरिकन, उन्होंने जो यानी ब्रिटिश सरकार ने वो की नीलामी, तो संघ के संस्थकों ने भी वो ऐसे खरीदे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खरीद पाए, लेकिन खरीदे वो भी जी। तो ये था कि हमें अगर तैयारी करनी है, क्योंकि ये मामला लगातार 16 अगस्त को शुरू हुआ और अब तक आते आते तो सारे पंजाब में फैल गया जी, और ये आगे और फैलेगा जी। और जो नेता लोग थे वो फिर भी अहिंसा अहिंसा का ही पाठ पढ़ा रहे थे। तो हमें हिंदू समाज को तैयार करना चाहिए, ये सीधी सी बात संघ के सामने थी, और वो जगह जगह लोगों को तैयार किया गया। और इतना ही नहीं, तो लोगों को भी प्रेरित किया गया कि आप अपने स्थान पर आत्मरक्षा की तैयारी करो। और कुछ लोगों ने की, कुछ लोगों ने नहीं की, क्योंकि जो लोग कांग्रेस के उसमें रहे उनको लगा कह रहे क्या ये बेकार, ये संघ वाले तो हमें मरवा देंगे। तो जहाँ जहाँ लोगों ने तैयारी नहीं की वहीं के लोग मारे गए हैं जी। और जहाँ जहाँ लोगों ने ये बात सुनकर और तैयारी शुरू की वहाँ के लोग ही बचकर आ पाए। जी कृष्णानंद जी, बिल्कुल आपके अनुभव से पता लगता है कि विभाजन के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हिंदुओं का, खासकर लोगों का जीवन बचाने का काम किया, उनको मदद देने का काम किया, जो विस्थापित होकर आए उनको आश्रय देने का, विस्थापन के काम में महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विभाजन के समय निभाई। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहता हूँ। मार्च 1947 को रावलपिंडी में बहुत ज़बरदस्त दंगे हुए थे, जुलूस निकला था। तो उस जुलूस जो है ना, वो मेन मार्केट से जब निकल रहा था तो जामा मस्जिद के नीचे सारी हिंदुओं की दुकानें थी। उन्होंने उस समय शटर तो होते नहीं थे, लकड़ी के दरवाजे होते थे। लकड़ी के दरवाजे हिंदुओं ने अंदर से बंद करके अंदर बैठ गए। जब पता लगा तो उन्होंने सारी दुकानें जलानी शुरू कर दी। मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ, मुयाल ब्राह्मण जी कम्युनिटी से, हमारे मैक्सिमम जनरल्स आर्मी में मुयालों ने प्रोड्यूस किए हैं जी। अभी भी जो रिटायर्ड हैं उसमें बहुत सारे हैं। मेरे मौसा जी उस समय डीएसपी रावलपिंडी थे जी। वो लाठी लेके पुलिस के सिपाहियों को लेके वहाँ पहुँच गए। हालांकि उनकी ड्यूटी सिटी में नहीं थी, वो देहात के एसपी थे जी। उन्होंने लाठियों से सारे दुकानों को तोड़ा। एक मुसलमान ऊपर बैठा हुआ था, उनको छर्रों से मारता रहा, जो गन होती है उससे मारते रहे जी। उनको सबको हिंदुओं को निकाल लाए। जी,
जी, जाहिर सी बात है कई घटनाएं ऐसी होंगी, लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा कृष्णानंद जी आपसे है, क्योंकि भारत पाकिस्तान आज है, एक ये सच है, इतिहास का सच है ये, लेकिन दोनों देशों की जो स्थिति है आज़ादी के बाद, एक तरफ पाकिस्तान है जहां हिंदुओं का लगभग अस्तित्व संकट में है, मिट गया है, सिखों का अस्तित्व संकट में है, मिट गया है, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों जो गैर मुस्लिम हैं, लेकिन भारत में मुस्लिम समाज को आगे बढ़ने का मौका मिला। माइनॉरिटी, खासतौर से अल्पसंख्यक कोई भी हो, उसे शिक्षा की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से आगे बढ़ने के पूरे अवसर मिलते हैं। मेरा सवाल आखिरी आपसे ये है, पाकिस्तान में जो हिंदू वहां माइनॉरिटी था उसका अस्तित्व क्यों मिटा? हम रोज सुनते हैं पाकिस्तान में जो अत्याचार हिंदुओं पर होते हैं, जो उनका धर्मांतरण कराया जाता है हिंदुओं का वहां पर, ये क्यों है? ये कौन सी मानसिकता थी? अब ये जो मानसिकता है जी, ये नई नहीं है, ये शुरू से है। इसके लिए आपको इस्लाम का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। जब तक हम उसको नहीं देखते हैं, पिछले 1200 वर्षों से ये लगातार चल रहा है, कोई उस समय हुआ ऐसा नहीं है। जी। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में कौन से हिंदू रहे, ये बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। जी, मैं चाहूँगा बहुत संक्षेप में। हाँ, जी, तो कुछ स्थानों पर रहे, लेकिन ज़्यादातर वो रहे जिनको आने नहीं दिया गया, जिनको आने नहीं दिया गया, और इनमें से अधिकतर संख्या है जिसे आप सफाई कर्मचारी कहेंगे, भंगी कहेंगे। जी, उनको आने नहीं दिया गया, उनको मुसलमान नहीं बनाया गया, और उनको आने भी नहीं दिया गया कि ये अगर चले गए तो ये हमारे पखाने वगैरह कौन साफ करेगा। जी, योजनाबद्ध रूप से उनको नहीं आने दिया। आज भी अधिकतर ये उस समय की मानसिकता थी जो आपने जिस शब्द का प्रयोग करा। जी, हाँ जी, ये वही मानसिकता है, ये ऐतिहासिक मानसिकता है। ये भारत पर वो किस लिए, भारत में कब्जा किस लिए आए थे? वो कब्जा करने, गजवाए हिंद बनाने के लिए आए थे, और वो अभी भी उनका चल रहा है। आज भी देश के अंदर आपको जगह जगह जो यही चीज़ें मिल रही हैं, यही चीज़ उस समय की थी। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ दूँ, आपने वो संघ की बात की, तो ये जो मार्च के वाला जो घटनाक्रम जो हुआ, वो इसमें जो सीमा प्रांत है उसमें भी काफ़ी हुआ था। सीमा प्रांत में हिंदू केवल 10% थे, और इसलिए वो बड़े संकट में आ गए थे, और बाकी सारे मुसलमान ही थे। तो हुआ ये कि ये संघ की योजना बनी कि वहाँ के हिंदुओं को पहले बचाया जाए। कैसे बचाया जाए? ये मैं मार्च अप्रैल की बात कर रहा हूँ, मार्च अप्रैल। तो उनको बचाने के लिए उनको किसी तरह से निकाला जाए, और ये निकाला इस तरह से जाए जिसमें किसी को पता ना लगे कि वो निकल रहे हैं। और इसके लिए अन्य स्थानों के, यानी पंजाब से सैकड़ों स्वयंसेवकों को सीमा प्रांत भेजा गया था। वो वहाँ जाकर उनको निकाल कर लाए थे, और ये अप्रैल मई में निकाल कर लाए हैं। पाकिस्तान तो बहुत बाद में बना है। जी, जाहिर सी बात है, जो विभाजन विभीषका स्मृति दिवस है वो हमें कई ऐसी दर्द भरी दास्तान जानने की प्रेरणा देता है, एक अवसर देता है, जिसके चलते स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के आसपास भारत के विभाजन को लेकर जिस तरह का दौर चला वो जाहिर तौर पर एक दुखद था, एक दर्दनाक था। इसलिए विभाजन विभीषका स्मृति दिवस हर साल 14 अगस्त को मनाया जाता है। कृष्णानंद जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पीएल मेहता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सनसेट टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।